4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक नज़र आपकी इस तरफ ले जाने की कोशिश है कि अभी जो सितंबर के पहले हफ्ते में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, राज्यसभा और लोकसभा के लोग मिल करके एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में और यूपीए के जो उम्मीदवार हैं रेड्डी साहब, उनके पक्ष में वोट करने वाले हैं। सबको उम्मीद है कि एनडीए ये चुनाव जीत लेगा और जीत भी लेगा, मुझे भी उम्मीद यही है। लेकिन बात यह है दोस्तों कि 425 सीटें जो मेरे ख्याल से दोनों सदनों को मिला करके इस वक्त एनडीए के खेमे में है, जिसमें 292 तो आप मानकर चलिए 292 या 93 तो लोकसभा में है और 130 के करीब राज्यसभा में उनका टोटल स्ट्रेंथ है। इसमें उनको 392 सीटें चाहिए, 425 के करीब उनके पास हैं, एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब बात यह है दोस्तों कि ये चुनाव जो है, मैं तो बिला ज़रूरत उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब को हटा दिया गया है। देश में न्यूज़ चैनलों पर और तमाम जगह पर झूठी या सच्ची खबरों की बाढ़ आने लगी है। उपराष्ट्रपति अगर होते भी तब भी कुछ ज़्यादा देश की तरक्की के अंदर ऐसा कोई आयाम नहीं गढ़ने वाले थे। अभी वो गायब हैं। थोड़ा सा मॉरली तो अंदाज़ा होना चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए, लेकिन फ़र्क पड़ने की कोई बात नहीं है। मेरी और आपकी आम ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। धनखड़ साहब अवतरित हो जाएं या गायब हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो थे तब भी सिर्फ राज्यसभा के अंदर ही उथल पुथल हुआ करती थी, काम तो सब चल ही रहे थे। काम सही तरीके से चले ना चले ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहरहाल मैं तो आपके सामने ये हाजिर हुआ बात करने के लिए कि अगर इसके अंदर 425 में, मैं तो कहता हूँ 5, 10, 15, 20, 2, 5, 7 वोट भी अगर कम हो गई तो आप ये मानिए कि मोदी जी की साख को बट्टा लगेगा या नहीं, एक बात। दूसरी बात यह है कि आपको मालूम है कि एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग जिस प्रकार से कटहरे में है, उसके ऊपर इम्पीचमेंट लाने की विपक्ष तैयारी कर रहा है। ये जो नया सत्र आएगा, अगर इसके अंदर वो वोटें नहीं मिल पाई जो एनडीए के पास हैं, लोगों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हुए ऐसा कोई काम कर दिखाया जैसा भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में हुआ है। अमित शाह के कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ा है, जबकि अमित शाह खुद वहाँ पर जो है वोट डालने के लिए गए थे, प्रधानमंत्री तो नहीं गए। तो ऐसे में अगर इनकी 425 में से सीटें कम हो जाती हैं, मतलब कुछ कम वोट पड़ जाते हैं और कुछ लोग अपनी अंतरात्मा को महसूस करते हुए वोट जो है वो यूपीए के कैंडिडेट को दे देते हैं, और इसकी कुछ संभावना भी है। वो रेड्डी साहब जो हैं किसी ज़माने में टीडीपी के वकील भी हुआ करते थे। अगर नायडू साहब ही इधर आ जाएँ, चूँकि वो उनकी भी बार्गेनिंग चल रही होगी कुछ ना कुछ, तो ऐसे में दोस्तों ये उम्मीद हो जाएगी कि शायद लोकसभा में मोदी जी अपना बहुमत खो रहे हैं, खो चुके हैं नहीं, खो रहे हैं। तो नवंबर में हो सकता है मोदी जी को इस साथ भी दिक्कत हो जाए और वो जो कॉन्फिडेंस जो नोटिस होता है वो आ जाए। अगर ऐसा हो गया कि लोकसभा के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं जीत पाए मोदी जी और वो ले आया विपक्ष, तो हो सकता सीट भी चले जाए। इसके अंदर अगर ड्रास्टिक चेंज हुआ तो उपराष्ट्रपति का चुनाव इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। थोड़ा सा एक लिटमस टेस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अमित शाह की बहुत साख गिर गई है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से, या वो गृह मंत्री से स्टेट मंत्री हो गए गृह मंत्रालय के, नहीं, ऐसा नहीं है, वो केंद्र में ही है। लेकिन कहने का मेरे मतलब ये है कि ये तो बात माने जा रही है कि बीजेपी, वो भी दूसरा बंदा भी बीजेपी का कैंडिडेट था रूडी, और यहाँ पर संजीव बालियान थे, वो भी वही थे। दोनों में से चुनना था। एक बंदा अमित शाह का माना जा रहा था, संजीव बालियान, उसको हरा दिया गया 100 से 102 वोट कितने वोटों से। तो गोया कि अमित शाह की ही एक साख पे बट्टा लगा। तो अब आकर के अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में कुछ सीटें कम हो जाती हैं, कुछ वोटें कम हो जाती हैं, या इत्तफाक से ये भी मान के चलिए कि अगर अंतरात्मा की आवाज़ सुन ली नायडू वगैरह ने और कुछ लोगों ने, और उन्होंने जो है जो सीजीआई ये जज रहे पूर्व रेड्डी साहब, इनको वोट कर दिया, तो क्या होगा? हैरत की बात है। पड़ जाएंगे फिर तो ये समझ लीजिए कि बात ही ख़त्म हो जाएगी। प्रधानमंत्री पद पर बने ही नहीं रहेंगे मोदी जी।
फिर तो पता चल जाएगा कि इनके पास बहुमत नहीं है। लेकिन अगर कुछ कम भी हो जाती हैं तो यकीन मानिएगा नवंबर में शुरू होने वाला सत्र बिहार चुनाव हार कर आएंगे और यहाँ पर ये वाला मामला हो जाएगा कि इनके पास तो बहुमत में जितना ही दिखाते हैं उसमें कम वो लोग हैं, कम लोग इनमें विश्वास रखते हैं। तो ऐसे में दोनों काम हो सकते हैं, मोदी जी को प्रधानमंत्री पद पर बने रहना मुश्किल हो जाएगा, और दूसरी बात यह है दोस्तों कि ये जो CEC के खिलाफ इम्पीचमेंट लाने की बात की जा रही थी वो भी शायद पूरी बात बन जाए। तो इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है। अब बात आती है थोड़ी से समीकरणों की। मैंने आपसे कहा बीजेपी के कैंडिडेट तो दरअसल इधर से उधर नहीं होंगे। ये 292 पहले लोकसभा में आई है, 200 ये YSR, बीजू जनता दल, एक वो तेलंगाना वाला BRS पार्टी, पहले TRS थी, ये बाज़ दफ़ा राज्यसभा में सपोर्ट करते हुए नज़र आए। किसको? मोदी जी को। इस बार भी सपोर्ट करेंगे ना, मुझे लगता नहीं है। भाई बीजू जनता दल के साथ जो काम चल रहा है उड़ीसा में, उनकी तो सरकार ही किसी तरीके से आपको मालूम है कि धीरे धीरे आए थे ऊपर चढ़ गए। 8 सांसद हैं उनके राज्यसभा में, और YSR के 4 मेरे ख्याल से लोकसभा में हैं और 4 जो हैं उसके राज्यसभा में। 8 इनके हो गए, तो 8 दूनी 16, और 3 या 4 के करीब मैं समझता हूँ वो जो तेलंगाना वाली पार्टी है उसके हैं। तो अगर ये 20-22 कैंडिडेट, मैं समझता हूँ दोस्तों राज्यसभा में अगर इन लोगों ने अपना सपोर्ट हटा लिया, जो कि उम्मीद की जा रही है, तो फिर हालात दूसरे हो जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री पद पर एक निष्ठा की ही बात होती है। ये यकीन किया जाता है कि इनके पास लोग बहुमत है, निष्ठा इनके पास इतनी ज़्यादा है कि लोग इनको पसंद कर रहे हैं। तो ये उपराष्ट्रपति का चुनाव जो अपने आप ही सिर पे ओढ़ लिया था बीजेपी ने किसी कारणवश, चूँकि वो धनखड़ साहब जो है काबू से बाहर होते जा रहे थे, हालांकि बड़े शानदार काम किया उन्होंने बीजेपी के लिए, RSS का बंदा भी नहीं कर सकता जिस प्रकार से उन्होंने लोकसभा। लेकिन आखिर में मालूम नहीं क्या हुआ, मुसलमान हो गए। उन्होंने आकर के वो उसको भी जज साहब के बारे में भी कह दिया था महाभियोग, और दुनिया और खड़गे साहब को टाइम दे दिया था। बस भरकुटियाँ पता नहीं क्या बोलते हैं इसे भवों को हिंदी में, भुकुटियाँ तन गईं। और जो वो तन गई साहब की, तो आपको मालूम है जब उनकी भरकुटियाँ या भोकुटियाँ जो भी बोलते हैं वो तन जाती हैं, तो पता ये चलता है कि संजय सिंह फिर जेल जाता है। मोदी जी की मौजूदगी में ही उस आदमी ने सवाल कर दिए थे, पता चला साहब नाराज़ हो गए। बहुत कमज़ोर से केस में संजय सिंह को कई महीने जेल रहना पड़ा। बाद में जजेस और अदालत ने माना कि बड़ा नाजुक और बड़ा कमज़ोर धकियानूसी केस है, लेकिन जब साहब के भवें तन गई तो तन गई। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।